जो सूरत हाल अगस्त 2018 में थी और जो सिचुएशन आज अगस्त 2020 में है, इसका मवाजना मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आटे की। अगस्त 2018 में आटे की 20 किलो की बोरी 778 रुपए की थी। ये जो मैंने प्राइस आपको दिया है, ये पाकिस्तान की एवरेज प्राइस दे रहा हूं मैं, ताकि कल कोई किसी और हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए। पाकिस्तान की एवरेज आटे की प्राइस 20 किलो के बैग की 778 रुपए थी। आज खान साहब की हुकूमत में वो बैग 1010 रुपए का हो गया है। 29% आटे की कीमतों में मौजूदा फरिश्तों की हुकूमत में इजाफा हुआ है। चीनी अगस्त 2018 में जब सुनामी पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और अब पाकिस्तान की आवाम को अंदाजा हो गया कि सुनामी दर हकीकत एक तबाही का नाम था, तब चीनी की कीमत पाकिस्तान में 55 रुपए किलो थी। आज एवरेज प्राइस कुछ एरियाज में तो 105 और 110 रुपए भी है, लेकिन मैं एवरेज प्राइस आपको देना चाहूंगा, वो 102 रुपए किलो है पाकिस्तान भर में। तकरीबन 78% इन 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुर्गी 2018 अगस्त में 114 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 194 रुपए किलो मिल रही है। 70% मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ। खाने पकाने का तेल, इन्होंने वादा किया था कि वो तेल दरियाफ्त करने वाले हैं, आवाम का तेल निकाल दिया इन्होंने। तो खाने पकाने का जो तेल है 941 रुपए का पैकेट मिलता था 2018 अगस्त में, वो आज 1269 रुपए का है। 35% इजाफा खाना पकाने के तेल में हुआ है। दाल, जो कि अमीर गरीब छोटा बड़ा मजदूर सनतकार सब खाते हैं, वो दाल पाकिस्तान में 112 रुपए किलो अगस्त 2018 में थी। 112 रुपए किलो। आज उसकी एवरेज प्राइस है 247 रुपए किलो। 247 रुपए किलो। 112% दालों की कीमतों में मौजूदा दौरे हुकूमत में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, ये चाहते हैं कि गरीब बस सांस ले ले, वही काफ़ी है। सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे अपनी कॉम्पिटेंस की, अपनी पॉलिसीज की, कि हम आएंगे और सुनामी वाला इनकलाब आएगा। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का 1.04 खरब रुपए था अगस्त 2018 में। 1.04 खरब, जो आज इनकी हुकूमत में 2.2 खरब रुपए पे है। 2.2 खरब रुपए पे है। ये माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे दौर से मवाजना करेंगे तो सर्कुलर डेट गालिबन 400 अरब था जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई 5 साल की। इन्होंने माशाल्लाह 2 सालों में 1.2 खरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा किया है, और फिर कहते हैं जी गुड गवर्नेंस है। अब आ जाएं कर्जों के ऊपर। ये कहते हैं ना कि जी खान साहब ने बल्कि कहा था कि मैं कर्ज नहीं लूंगा। कैसे कोई बाइज्जत लीडर किसी के सामने गिड़गिड़ा सकता है कर्ज के लिए? मैं कभी नहीं करूंगा, और गालिबन ये भी कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। माशाल्लाह इमरान खान साहब जब अगस्त 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बने, तो पाकिस्तान का कुल कर्जा रुपी टर्म्स में 24.2 खरब रुपए था। 24.2 ट्रिलियन। आज 2 साल का इनका इक़्तिदार कंप्लीट हुआ है,
34.4 खरब रुपए हो चुका है। पहले था 24.2 खरब, जो कि उनकी गुड गवर्नेंस ने, ईमानदारी ने, नेकनियति ने उसको बढ़ा के 34.4 खरब पर लाकर खड़ा किया है। यानी कि 2 साल में 10.3 ट्रिलियन 10.3 खरब रुपए का इजाफा 2 साल में इस मौजूदा हुकूमत ने किया है। और मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि 2 साल में कोई मेगा मंसूबा इनके दौर में स्टार्ट होकर खत्म हुआ है? आपको याद होगा कराची तशरीफ लाए थे वजीर आजम, कहा था 162 अरब रुपए मैं कराची को तरक्याती पैकेज दूंगा। तो इतना कर्जा लेने के बाद, इतना कर्जा 10 खरब कर्जा लेने के बाद मेरे कराची को 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज की शक्ल में वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं मिले। फिर ये कहते हैं कि हम कराची के हुकूक की जंग लड़ेंगे। कराची से 13-14 MNAs हैं, रिजर्व सीट मिला के 30 MPs हैं, और इनके इत्तेहादी भी नफीस लोग इनके साथ बैठे हैं। कोई बात नहीं करता कि वो 162 अरब रुपए का वजीर आजम ने जो दिन की रोशनी में वादा किया था मीडिया के सामने, गालिबन 2019 फरवरी में, वो वादा वफा नहीं हुआ। IMF ना जाने का वादा वफा नहीं हुआ, खुदकुशी करने का वादा वफा नहीं हुआ, लेकिन हां 10.4 खरब इजाफी कर्जा इन 2 सालों में इन्होंने ले लिया। GDP ग्रोथ, कहते हैं ना हमने मईशत को जबरदस्त कर दिया है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, टीम है हमारे पास, जबरदस्त काम करती है। अगर GDP ग्रोथ को देखें तो नेगेटिव में आ गई है, नेगेटिव 0.38%। 2018 में आपकी GDP ग्रोथ 5.5% थी, आज वो गिर के नेगेटिव 0.38% पे आ गई, और फिर कहते हैं हम मुल्क को टर्न अराउंड कर रहे हैं। चले, पर कैपिटा इनकम, एक आम आदमी की एवरेज सालाना इनकम जो है, जब अगस्त 2018 में इनको इख्तिदार मिला तो डॉलर टर्म्स में वो पर कैपिटा इनकम थी $1,652, $1,652 पर एनम एवरेज इनकम। 1,652 पर एनम पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान की। ये ऑफिशियल फिगर दे रहा हूं मैं आपको। मैं GDP पर कैपिटा करके फिर वापस GDP पे आ जाता हूं। अगस्त 2020 में $1,652 जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान में, वो गिर के $1,355 पे आ गई है, $1,355। 18% पर कैपिटा इनकम में कमी आई है, और वादा था इनका कि खुशगवार तब्दीली होगी। वादा था कि एक आम आदमी की जिंदगी में ये लोग तब्दीली लेके आएंगे। ये 18% उसकी पर कैपिटा इनकम में कमी आई है। आप GDP ग्रोथ का आपने सवाल पूछा था, 5.53% अगस्त 2018 में GDP थी, जो कि नेगेटिव 0.38% पे इस वक्त है, नेगेटिव, मनफी उसमें आ गई है। तो सोचें किस तरीके से इन्होंने माशाल्लाह तबाही की है। फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का अगस्त 2018 में 6.6% था, जो आज बढ़ के 8.1% हो गया है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगस्त 2018 में 2.78 बिलियन थी, $2.78 बिलियन, $2.7 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगस्त 2018 में थी, जो इनके दौरे हुकूमत में 2 साल के बाद गिर के $2.5 बिलियन पर आ गई है, $2.5 बिलियन पर आ गई है। और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्रेडिट बड़े बड़े लोग लेते हैं। हर बंदा ये मानता है कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC है। माजी में मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी ये कहती थी,
शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट भी ये कहती थी, और आज मौजूदा जो ये हुकूमत है खान साहब की, ये हुकूमत भी ये कहती है कि सीपेक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है वो सीपेक के उसमें आ रही है। लेकिन इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इस बात का एतराफ़ करें कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो विजन किसका था। वो विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का था। वो विजन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का था। क्योंकि आप सबको पता है कि सीपेक गवादर पोर्ट के बगैर अधूरा है, और आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ दौर में गवादर पोर्ट सिंगापुर के हवाले कर दिया गया था। गवादर पोर्ट को सिंगापुर से लेके चाइना के इश्तराक में रखने का फैसला किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। और जो सीपेक का मंसूबा है, जो अग्रीमेंट है, उसका मुआहिदा कब हुआ? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में हुआ। लेकिन ये तमाम लोग जो सीपेक के समरात की तो बात करते हैं, सीपेक की इंपॉर्टेंस की तो बात करते हैं, लेकिन इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि ये ब्रेन चाइल्ड था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में रखी गई। तो जहां क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट भी सही तरीके से नहीं देते। आखिरी चीज़, अगर इन तमाम चीज़ों का मजमुआ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म्स में वो लफ्ज़ है जिससे आप गेज कर सकते हैं कि आवाम का क्या हाल है। और जो इकोनॉमिक सर्वेज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों ने इशू किए हैं, वो कहते हैं इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन कोई 13-14% पे खड़ी है। ये है इनकी गुड गवर्नेंस, ये है इनकी कारकर्दगी, ये है इनकी तबाही, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल किया है। इनके दौर में जब अगस्त 2018 में इनको इख्तिदार मिला तो रुपये का डॉलर के मुकाबले में रेट 124 रुपए था अगस्त 2018 में, जो कि बढ़ के इस वक्त 168 रुपीज़ पे है। 168 रुपीज़ पे है, यानी कि कई गुना इन्होंने करेंसी को डीवैल्यू किया। और करेंसी को डीवैल्यू करने का जो एक लॉजिक ये देते थे कि भाई एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। मैं आज आपके सामने ये चैलेंज करता हूं कि मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डॉलर टर्म्स में उनका इजाफा हुआ है? आप मवाजना कर लें, इजाफा नहीं हुआ। 2018 के मुकाबले में कमी आई है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस रही है। अब मैं बात करना चाहूंगा रेवेन्यू कलेक्शन की, क्योंकि कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत जब तक पैसा नहीं कमाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, तो वो अपने मामलात को रिजॉल्व नहीं कर सकती। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तमाम फ्री हैंड मिलने के बावजूद, आपको याद होगा हम अपने दौर में किसी आदमी को चेयरमैन एफबीआर नहीं लगा सकते थे, किसी प्राइवेट बंदे को हमने लगाया तो उसको अदालत ने कलअदम करार दिया। इमरान खान साहब को तो यह भी मौका मिला कि प्राइवेट सेक्टर से वो चेयरमैन एफबीआर ला सके, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ कि वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे एफबीआर में और एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाएंगे। मैं आपके सामने एफबीआर के नंबर्स रखना चाहूंगा। 2018 में टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने की थी वो 3.84 ट्रिलियन थी। 3.84 खरब रुपए एफबीआर ने कलेक्ट किए थे। तो ये इनको विरसे में मिला। ये कहते हैं ना, हमें विरसे में तो बहुत बुरी चीजें मिली।
तो 3.84 ट्रिलियन रेवेन्यू कलेक्शन थी एफबीआर की, जो कि तवातुर के साथ माजी की हुकूमतों ने इजाफा करते हुए उसको 3.84 खरब रुपए पे लाकर खड़ा किया था। तो 2019 जब इनका पहला साल कंप्लीट हुआ तो उम्मीद ये थी कि अब तो नेक लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, फरिश्ते हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, तो टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बजाय इसके कि टैक्स कलेक्शन बढ़ती 2019 में 3.84 खरब रुपए से गिर के 3.28 खरब पे हो गई, कम हो गई। 3.84 ट्रिलियन इनहेरिट किया, बट अपने एक साल के बाद परफॉर्मेंस 3.2 ट्रिलियन पर लाकर खड़ी की। और ये मौजूदा साल, आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने कहा था कि जी पूरा माली साल हमको नहीं मिला था। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो अनबिलीवेबल टैक्स टारगेट्स बना के चले गए, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाए। तो लोगों ने सोचा चलो यार 2019-20 में तो कंप्लीट साल उनके पास है, बजट उन्होंने खुद बनाया। तो आपको याद होगा इन्होंने इनिशियली अपना जो टैक्स का टारगेट दिया था, अगर आप बजट दस्तावेजात को उठा के देखें तो वो था 5.5 ट्रिलियन रुपीस, 5.5 खरब रुपए। टैक्स डॉक्यूमेंट्स में है, ये बजट डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं। कलेक्ट कितना किया 30 जून 2020 को? 3.96 खरब, 3.96 खरब, यानी कि 1.5 खरब अपने टारगेट से कम अचीव किया इन लोगों ने। यह है इनकी परफॉर्मेंस, यह है इनकी गुड गवर्नेंस, यह है इनकी टैक्स कलेक्शन। मैं इसके मुकाबले में अपनी हुकूमत की मिसाल देना चाहूंगा आपको। हम तो बुरे हैं, इतने काबिल भी नहीं हैं। हमें जब, और 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी ये लोग बात करते हैं, जब 2010 में 18वीं आईनी तरमीम पास हुई और सिंध रेवेन्यू बोर्ड मार्जे वजूद में आया, तो हमने एफबीआर से जो इनहेरिट किया था निज़ाम 2010-11 में, उसमें टोटल कलेक्शन थी 9 अरब रुपए, 9 अरब 9 बिलियन, जो इस साल हम बढ़ा के 105 बिलियन पर लेकर गए, 105 अरब रुपए। तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम साजिशों के बावजूद 9 अरब इनहेरिट किया, 105 अरब पे खड़े। इन्होंने 3.84 खरब इनहेरिट किया, 3.9 पर खड़े। ये है इनकी परफॉर्मेंस। आजकल ये बहुत बगले बजाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। जब माजी में स्टॉक एक्सचेंज का बूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आया था, तो ये लोग कहते थे कि स्टॉक मार्केट कोई बैरोमीटर नहीं है किसी मुल्क की मईशत को जज करने का। सब कहते थे, हम बार बार कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये शो करता है कि एक इन्वेस्टर कंफर्टेबल है आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने से। ये हमारी बात नहीं मानते थे। आज ये बड़ा फखरिया कहते हैं कि स्टॉक मार्केट देखें आप 40,000 पॉइंट पर पहुंच गई है। मैं जरा इनके गोश गुजार कुछ और हकाइक रखना चाहूंगा। जब अगस्त 2018 में इनको इख्तिदार मिला, 17 अगस्त 2018 की स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स मैं बता रहा हूं, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। 17 अगस्त 2018 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था 42,446, 42,446। ये सिस्टम इन्होंने इनहेरिट किया, जो कि इनके इख्तिदार के दौर में गिरकर 27,228 पॉइंट्स तक पहुंचा। इसकी जिम्मेदारी तो आप किसी और हुकूमत को नहीं दे सकते ना। इसकी जिम्मेदारी तो आप आसिफ अली जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, राजा परवेज अशरफ को,
बिलावल साहब को, मुराद अली शाह साहब को, मियां नवाज शरीफ को तो नहीं दे सकते ना कि आप निज़ाम इनहेरिट करते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज 42,000 पॉइंट्स पर खड़ी है, जो आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से गिरकर 28,000 पॉइंट्स पर आ गई। चूंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आपकी पॉलिसीज में नहीं था, लोग घबरा रहे थे आपके दौरे हुकूमत में इन्वेस्ट करते हुए, तो आप उसकी बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं आज स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पॉइंट पर खड़ी है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि यार 42,000 पॉइंट्स को इनहेरिट कर रहे हो, उसको बढ़ा के बजाय इसके 50,000 पॉइंट तक पहुंचते जो कि माजी में हमारी स्टॉक एक्सचेंज पहुंची है, उसको भी गिरा के आप 28,000 से बढ़ा के 40,000 पर लाते हैं और कहते हैं हमने तो बड़ा तीर मारा है। ये शो करता है, ये नंबर्स, एक एक चीज जो मैं आपको दे रहा हूं ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं, इसको आप कोरॉबरेट कर सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चले जाएं, आप चेक कर सकते हैं कि 27 अगस्त 2018 को इंडेक्स क्या था और आज क्या है। आप चेक कर सकते हैं कि 17 अगस्त 2018 को इंडेक्स क्या था और मार्च 2020 में इंडेक्स किस लेवल पर पहुंचा था। यह है इनकी परफॉर्मेंस का लेवल। आखिरी चीज, मैं पोलियो के ऊपर बात करना चाहूंगा। दुनिया भर में पोलियो की बीमारी अब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, और आपको याद होगा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 की हुकूमत में पाकिस्तान में लाया गया और एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि किस तरीके से आप पोलियो के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं और कैसे अपनी आने वाली नस्लों को इस कंडीशन से, इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। 1993-94 से लेकर 2018 तक बड़ा काम हुआ पोलियो के हवाले से, बड़ा काम हुआ। तमाम हुकूमतों ने जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी पोलियो को, वो प्रायोरिटी मिली। नतीजा क्या हुआ? 2018 में जब इमरान खान नियाज़ी साहब को इख्तिदार मिला तो पाकिस्तान में 12 नए केसेस आए। 2018 में 12, कुल 12 नए केसेस पोलियो के पाकिस्तान भर में 2018 में आए। यानी कि यह निज़ाम इन्होंने इनहेरिट किया था माजी की हुकूमतों से। वो पोलियो केस 2019 में जब इनका पहला साल खत्म होता है तो 147 नए केसेस आए, 147। ये फिगर्स आप चेक कर सकते हैं। निजाम इनहेरिट क्या किया? 12 नए केसेस का, 12 नए केसेस पूरे 2018 में आए, जिसमें 8 महीने तो दूसरी हुकूमतों के हो गए, 4 महीने आपको मिले। 2019 का जब आप पूरा साल देखते हैं, जनवरी से दिसंबर, तो 147 नए केसेस आते हैं, 147। 2020 जिसके अभी 8 माह कंप्लीट हुए हैं, 8 माह, उसमें 65 नए केस आ गए, 65। यह शो करता है कि इंसानी जान के मामले में, हमारे आने वाली नस्लों के मामले में, हमारे जो फूल हैं उसके बारे में भी ये लोग कितने नेग्लिजेंट हैं, कितनी लापरवाही है, कितनी लैक ऑफ प्रायोरिटी है। मैंने जितनी बातें अभी की हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी है। मैंने कोई सियासी बात नहीं की, सियासी बात पर मैं इख्तिताम करूंगा। ये जितने नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, इन नंबर्स को आप प्लीज चेक करें और इनके जब वुज़रा या इनके चैंपियन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालात उनसे पूछें, क्योंकि वो हर चीज का मलबा तो माजी की हुकूमतों पर नहीं डाल सकते। अब ये लोग जिम्मेदार हैं, इख्तिदार इनके पास है, नेक नियत हैं, केपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ईमानदार हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन कारकर्दगी जो है सिफर, अंडा अंडा और कुछ नहीं। मैं सिर्फ कुछ वादे
याद दिलाना चाहूंगा, 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तानियों को मिलेंगी। कहते ना मेरे पाकिस्तानियों, 1 करोड़ नौकरियां। मेरे ख्याल में कुछ अपने दोस्त यारों को नौकरियां दी हैं उन्होंने, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया है, किसी को मुशीर लगा दिया है। लोगों को तो नौकरियां नहीं मिली, बल्कि लोगों का रोजगार छीना गया है। बेरोजगारी में इन 2 सालों में इजाफा हुआ है। और आपको याद होगा कुछ इश्तहारात जो इनके कुछ इदारों के हवाले से, नौकरी के हवाले से अखबार में छपे थे, उसमें माशाल्लाह कराची का कोई शेर ही नहीं था। ये कराची के हुकूक के दावेदार बनते हैं, बड़े अलमबदार बनते हैं। उस ऐड में आपको कराची को काट दिया गया था। ये हाल है इनकी कराची से मोहब्बत का, कराची से लगाव का। 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया था। अगर कुछ हुआ है इस सिलसिले में तो मुझे बता दें। बस वो इंक्रोचमेंट माशाल्लाह जो हो रही है वही है, नफीस लोगों की। लेकिन 50 लाख घरों का वादा था, मेरा नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। या मैं तो कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंतकाम है पाकिस्तान की आवाम के साथ। ये तो वादा किया था, मैं मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। माशाल्लाह फखरिया गए, मुस्कुराते हुए गए, है ना, मुस्कुरा रहे हैं। प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। हॉलैंड के वजीर आजम की मिसालें दी जाती थी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल जमीन पे नहीं ले रहे, वो हेलीकॉप्टर में। ये बात सही है कि भाई बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हेलीकॉप्टर, कराची तशरीफ लाते हैं तो कराची एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस हेलीकॉप्टर में आते हैं। 45 पैसे रुपए, 55 रुपए। हाँ, तो अगर मैं कहता हूं अगर ये है तो फिर कराची में मास ट्रांजिट के लिए सर्कुलर रेलवे नहीं करते हैं, रेलवे ये इनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, माशाल्लाह हेलीकॉप्टर पे आते हैं, जहाज शान, मतलब क्या कहूं, वजीर आजम हाउस को खत्म कर दिया जाएगा, वहां पर एक यूनिवर्सिटी होगी। हाँ, वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, वहां यूनिवर्सिटी होगी। मुझे अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आई। एक लेक्चर जरूर दिया था उन्होंने अपने इत्तेहादियों को और अपने MNAs को कि प्लीज बजट पे वोट देने आ जाना। वो लेक्चर हुआ था वहां पे, वो ट्यूशन दी गई थी शायद, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में अभी तक वजीर आजम हाउस में कायम नहीं की गई है। मैं वजीर आजम बनूंगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी। मेरे ख्याल में तो गरीब के घर की दीवारें गिराई गई हैं। गवर्नर हाउस तो आज भी माशाल्लाह कायम व दायम है। बैठे हमारे दोस्त, खफा हो गए शायद। खैबर पख्तूनख्वा में तो मेरी मिल्कियत नहीं है, बलोचिस्तान पंजाब में तो मेरी नहीं है। चलो, मुझे किसी वफाकी वजीर ने कल कहा ही है कि सिंध हुकूमत प्रोटेस्ट करती है उसके ऊपर। सिंध हुकूमत तो बहुत सारी चीजों में प्रोटेस्ट कर रही है, सारी बातें मान लो हमारी। पंजाब में तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, तो पंजाब का गवर्नर हाउस गिरा दो ना, उसकी दीवारें खत्म करो, उसको पार्क में कन्वर्ट करो, जो वादा किया था। मासूमाना, बस क्या करें, वादा किया था। ये क्या बड़ी बड़ी कैबिनेट होती है, काबीना, छोटी काबीना होनी चाहिए। अब माशाल्लाह जब काबीना की तस्वीर खिंचती है तो वजीर आजम छोटे से नजर आते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर से खिंचती है, इतनी दूर से खिंचती है, इतने लोग बैठे हैं उसके अंदर कि वो टेबल पर फिट नहीं आते। आप गौर कीजिएगा, कुछ मुशीरान और मावने खुसूसी जो हैं वो पीछे रो में बैठते हैं, क्योंकि टेबल में कैपेसिटी नहीं है। वो इतनी दूर से खिंचते हैं, वजीर आजम बिल्कुल छोटे से नजर आते हैं। तो छोटी काबीना के ऊपर यह फैसला था। फिर पार्लियामान की बालादस्ती, वजीर आजम कहते हैं ये क्या ऑर्डिनेंस आते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर तो लेजिस्लेशन पार्लियामान के थ्रू होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जितनी कानून साजी ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस हुकूमत ने की है, किसी और ने नहीं की। ये कहते थे कि बहैसियत वजीर आजम मैं
हफ्तवार सवालात का जवाब दूंगा पार्लियामान में खड़े होके। ये वादा था खान साहब का। कई हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, 2 साल गुजर गए, वो हफ्ता सवाल नजर नहीं आया। वो एक क्वेश्चन आवर सेशन कहते हैं ना, बर्तानिया के पार्लियामान में ये होता है, मैं भी करूंगा। आपके कौमी असेंबली के 342 मेंबरान, आपको हटा के 341 मेंबरान आज मुंतजिर हैं कि वजीर आजम साहब आप किस दिन हमारे सवालात का जवाब देंगे। आपके सेनेट के 104 अराकीन मुंतजिर हैं कि हमारा वजीर आजम किस दिन सेनेट आएगा और हमारे सवालात का जवाब देगा। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आपने जो बातें की वो वफा नहीं की, जो वादे किए वो वफा नहीं किए, आवाम का इस्तेहसाल किया, और आखिर में जो अपना नैरेटिव ये कहते थे कि एंटी करप्शन हमारा बुनियादी टारगेट है, एंटी करप्शन हमारा बुनियादी टारगेट है और हम करप्शन की रोकथाम करेंगे। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या 2 साल में पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है? क्या पाकिस्तान में करप्शन में कमी आ गई है? क्योंकि अगर आई होती तो अरबों रुपए का डाका चीनी कमीशन रिपोर्ट में उसकी निशानदही नहीं की जाती, कार्रवाई होती। गंदुम के 2-2 बार स्कैंडल नहीं आते, अद्वियात का स्कैंडल नहीं आता, पेट्रोलियम प्राइसेस, डीजल प्राइसेस का स्कैंडल पाकिस्तान में नहीं आता। तो जो इनका अपना नैरेटिव था एंटी करप्शन के हवाले से, मैं समझता हूं उसकी खुद नफी ये कोई ऑपोजिशन जमात नहीं कर रही है। इनके अपने अपॉइंटेड जो कमीशन है, जिसको काबीना अपॉइंट करती है, वजीर आजम अपॉइंट करते हैं, उन कमीशन की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। मैं अभी तक मुंतजिर हूं कि क्या कार्रवाई उसके हवाले से की गई है। इन तमाम कहानी को मैं अब कंक्लूड इस बात पे करना चाहूंगा। स्टार्ट मैंने उस खूबसूरत शेर से किया था, कंक्लूड में करना चाहूंगा असद उमर साहब के कल के स्टेटमेंट पे, जिसमें असद उमर साहब ने चौकंदा किया है कि कप्तान क्रीज पर जम गया है, यानी कि एतराफ किया इस बात का कि 2 साल तक कोई हाल नहीं था इन लोगों का। मतलब 2 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, अवाम का इस्तेहसाल करते रहे, अवाम का पसीना निकालते रहे, तेल निकालते रहे, ताकि कप्तान अपनी नेट प्रैक्टिस कर सके। ये खुद मैं समझता हूं चार्जशीट है, मुझे नहीं पता असद उमर किसके वजीर हैं, ये चार्जशीट है मैं समझता हूं वजीर आजम साहब के खिलाफ कि 2 साल तक अवाम के एक्सपेंस पे आप नेट प्रैक्टिस करते रहे। आपने कहा था आप काबिल हैं, आपने कहा था आपको सब पता है, तमाम मसाइल का हल आप जानते हैं, तो 2 साल तक नेट प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे? क्रीज पर तो आपको पहले दिन जम जाना चाहिए था। कौन सा क्रिकेटर है जो 2 साल तक नेट प्रैक्टिस करता है? कौन सा क्रिकेटर है? वो फवाद आलम को तो बेचारे को 1 इनिंग मिलती है, 2 इनिंग मिलती है, इनको माशाल्लाह सिलेक्ट ही नहीं होता वो तो। इनको माशाल्लाह 2 साल मिल गए, क्रीज पर नेट प्रैक्टिस करते हैं और लोग बॉलिंग कराए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा मैं समझता हूं इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी परफॉर्मेंस को देखें और कश्मीर के ऊपर माशाल्लाह जो आज हम परेशान हैं, आज हम जो परेशान हैं कश्मीर के हवाले से, किस तरीके से भारतीय जारियत कश्मीर में हो रही है, वो कौन कर रहा है? मोदी। और मोदी एक मिनट, और मोदी जो है, नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में जीतने के लिए नेक तमन्नाएं किसकी तरफ से इशू की गई थी? खान साहब की तरफ से। वो मोदी जो कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, जो कि कश्मीर में ज्यादती कर रहा है उनके साथ, उसको वजीर आजम बनने की नेक ख्वाहिशात तो इमरान खान साहब ने की थी ना। तो बस ये सबूत है माशाल्लाह इनकी नेक नियति का, इनकी परफॉर्मेंस का। जी ए ए ए ए एक या इधर से स्टार्ट करके मैं आ रहा हूं। आता
चाहते हैं। अदलिया भी इस हुकूमत के साथ है, अपोजिशन भी बिल्कुल मतलब उस पोजीशन में नहीं है कि छुटकारा हासिल दिला सके आवाम को इस हुकूमत से। तो आप समझते हैं कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, 5 साल ये मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत? देखिए, जो कुछ होना चाहिए वो आईनी एतबार से होना चाहिए। हुकूमत जितनी भी ख़राब हो, जितनी भी इनकॉम्पिटेंट हो, बहैसियत ऑपोजिशन हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनकी कोताहियों को आइडेंटिफाई करें, आवाम के सामने उन कोताहियों को बताएं ताकि वो तसी कर सकें, अपनी बेहतरी ला सकें। अब इनका हाल ये है कि मैंने जो नंबर्स पेश किए हैं, अभी 10 मिनट में कोई ना कोई इनका आ जाएगा, जवाब दे देगा सब गलत है। तो जब तक उनको ये एहसास डेवलप नहीं होगा कि उनकी कोताहियाँ हैं क्या, उनकी ख़राब कारकर्दगी है क्या, तब तक मैं समझता हूँ वो अपने आप को बेहतर बना नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ बहैसियत ऑपोजिशन के हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हुए हैं, कानून के साथ खड़े हुए हैं, आइन के साथ खड़े हुए हैं, और वो करेंगे जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाज़त है। जी, ये करके मैं आ रहा हूँ, अरबाब करके फिर मैं। मैं समझता हूं कि एक चीज़ का उनको क्रेडिट देना चाहिए कि बेशर्मी में माशाल्लाह इनकी मिसाल नहीं मिलती। ढीठ है, ढीठ है, रच के ना वो इन तमाम गलतियों के बावजूद, इन तमाम इश्यूज़ के बावजूद वो आज भी कन्विंस्ड हैं कि भाई हम ज़बरदस्त हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी माशाल्लाह ख़ास बात है इनकी। जी, काई साहब के बाद। अभी आपने अदवियात में कीमतों के इजाफे के हवाले से बात नहीं की, उसमें तो तकरीबन 100 से 200% इजाफा हो चुका है। दूसरा, आपने आटे की बात की, रात में जो है वो 10 किलो जो है वो आटे के जो बैग है वो 650 रुपये में लिया है। तो आप 20 किलो का अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा हो गया। और एक सिंध हुकूमत के तर्जुमान के हवाले से आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि कल रात जो है वज़ीर आज़म ने एक बात की है, वो कहा है कि गुंडार बेट पे जो है ना वो हम जो है वो एक नया शहर बनाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत बनाएगी? क्या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई इजाज़त दी गई है कि वो सिंध के जो है वो आइलैंड्स पे जो है जाके कोई शहर बनाए या नहीं बनाए? अच्छा, मैंने अद्वियात के हवाले से बात की थी कि अद्वियात का स्कैंडल जितना इनके ज़माने में हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 वज़रा के बारे में हम सब मीडिया पर सुनते हैं जो जो चीज़ें हुई हैं। तो मैंने बात की, और आटे के हवाले से भी मैंने बात की, कीमतों में किस तरीके से इजाफा हो रहा है, और मैंने एवरेज प्राइस कोट किया। आपकी बात दुरुस्त है कि सिचुएशन ये सबूत है ना इस बात का कि ये लोग कितने नाअहल हैं। आपको याद होगा 2010 में पाकिस्तान वीट एक्सपोर्टिंग मुल्क बन गया था। हमने प्रो फार्मर एग्री बेस्ड पॉलिसीज़ बनाई थी, फार्मर को मुस्तहकम किया था, मजबूत किया था। नतीजा ये हुआ कि हमने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आज माशाल्लाह इनकी वजह से ये हाल है कि गंदम का एक मसनूई बहरान क्रिएट किया जा रहा है, और वो उसकी वजह एक ही है कि ये हुकूमत माफिया चलाती हैं। ये हुकूमत की जो भाग दौड़ है वो माफिया के हाथ में। जो तीसरा, आपने वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के हवाले से बात की, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत आइनी हुकूमत है। सिंध हुकूमत आइन की, कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, और जो चीज़ भी की जाएगी वो आइन और कानून के मुताबिक की जाएगी। आइन से इनहराफ करने में ना हम बिलीव करते हैं, ना किसी और को करने देंगे। मैंने आपको बताया, जो चीज़ होगी वो आइनी एतबार से की जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है उसके तहत की जाएगी। जी, कंप्लीट करता है। अच्छा, ओके। नाले जो हैं वो एनडीएमए को मिलते हैं, तो इस वक्त जो कमेटी तश्कील दी जा रही है, क्या सिंध हुकूमत भी एनडीएमए के हवाले की जा रही है? और दूसरा ये कि कमेटी जो बनाई जा रही है, क्या बरादरी शाह मुस्तकबिल के जो अयूब फड़ो बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1 यूनिट की जो है मंजूरी दिलवाई थी असेंबली से। तो इस वक्त क्या सिंध जो है 1 यूनिट कमेटी के थ्रू 1 यूनिट नाफिज किया जा रहा है सिंध में, तो बरादरी शाह क्या अयूब फड़ो बनने जा रहे हैं माजी के? तो देखिए, मैंने ख़ुद भी इस बात को कैटेगोरिकली मीडिया पर आके बयान किया है। वज़ीर आला साहब ने ख़ुद भी इस बात को कैटेगोरिकली मीडिया पर आके बात की है, और बाकी हमारे वज़रा ने भी बात की है कि जो तासुर दिया जा रहा है कि कोई कमेटी बना दी जाएगी और वो कमेटी मामलात को देखेगी, ये तासुर गलत है। आइनी कानूनी एतबार से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को लुक आफ्टर करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, और सिंध हुकूमत वो जिम्मेदारी कानून के मुताबिक
निभाएगी। तो जो शख्स भी ये सोच रहा है, जो शख्स भी ये समझ रहा है कि कोई गैर कानूनी चीज़ करके वो सिंध हुकूमत के इख्तियारात को सल्ब कर लेगा, ये गलत है। ना हमने माजी में ये चीज़ होने दी है और ना इंशाल्लाह होने देंगे। कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से चलेगी। जो जो काम होने हैं वो हम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने एनडीएमए के हवाले से बात की, तो यार मुझसे तो सवाल पूछते हो, चीफ जस्टिस साहब से सवाल पूछ लो। मैंने फैसला तो नहीं किया ना, ये सिंध हुकूमत का तो फैसला नहीं है ये। मैं पूरी एक मिनट, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। अल्लाह मालिक है। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, आईने पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। यह हमें समझने की जरूरत है। ये डराया ना करें प्लीज। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जब कराची के हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया कि कराची में डिजास्टर हो गया है हालिया बारिशों में, तो वजीर आजम साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को कराची भेज दिया। वो कराची तशरीफ लाए, हमारी उनसे मुलाकात हुई, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। मुलाकात में ये तय किया गया कि वजीर आजम ने कहा है आपको कि आप जाएं काम करें। तो हमने कहा जी 38 नाले जो केएमसी साफ करती है, जो केएमसी की जिम्मेदारी है, और केएमसी सही तरीके से नहीं कर पाती, तो हम उनका हाथ बटाते हैं। तो चलें 38 नालों में से 3 नाले आप कर लें, आप हमारा हाथ बटा दें। 60-65% काम उसके ऊपर हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने कहा ठीक है जी आप कर लें। हमने 3 नाले उनको काम करने के लिए दिए, 3 नाले, ताकि मिल के काम कर सकें। कराची में कंटोनमेंट एरियाज भी हैं, कराची के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की बहुत सारे कंट्रोल्ड एरिया हैं, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या केएमसी डीएमसी नहीं है। केपीटी, पोर्ट कासिम है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, रेलवे है, सिविल एविएशन है। तो नेचुरली आपको वफाक का जो स्टेक है उसके अंदर वफाक अगर मदद करती है, हमने कहा नो प्रॉब्लम, आ जाएं। हमने 3 नाले की इजाज़त दी। चेयरमैन एनडीएमए कराची से वापस गए और गालिबन हफ्ते का दिन था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हफ्ते या एतवार को, जुलाई का आखिरी हफ्ता या एतवार जो था। उन्होंने खुद बरमला ये कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची भेजा, मैं कराची गया और कराची की सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया तो मुझे पानी नजर नहीं आया। तो यानी कि उन्होंने इस बात की तायीद कर दी कि सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, सिंध गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है। अब अगर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं सारे नाले एनडीए में करेगी, तो मैं समझता हूं उसका सवाल हमने तो कैटेगोरिकली, मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, हमारी तरफ से दरख्वास्त गई फिर कोर्ट को कि 30 अगस्त तक का टाइम दिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने स्वीप के तहत जो नाले साफ हो रहे हैं 38, इनको ख़त्म करने का, और 60-65% काम हो चुका है। ये काम हमें कंप्लीट करने दें। हमने कहा ये, अदालत ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। तो ये सवाल मैं समझता हूँ सवाल बड़ा आपका अप्रोप्रिएट है, बट ये सवाल हमसे तो पूछते हैं, ये सवाल कोर्ट से भी पूछें, क्योंकि हम तो फेस करते हैं अच्छा बुरा सब कुछ, हमारे अफसरान फेस करते हैं, सियासतदान फेस करते हैं। ज़रा ये सवाल अदालत से पूछने, ये करके आप उस प्लान को नाकाम किस तरह बनाएंगे, आपकी क्या तैयारी है? और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि 2 साल के अंदर सबसे बड़ी नाइंसाफी आप वैसे तो आप एक चार्जशीट पेश करते रहते हैं हर हफ्ते 15 दिन के बाद कि वफाक ने ये कर दिया वो कर दिया, आप लोगों का क्या नुकसान किया 2 साल के अंदर, मुख्तसर अगर बता सके तो मेहरबानी। आपने कहा ना कि वजीर आजम ने कहा कि मेरे जहन में प्लान है। अगर वजीर आजम के जहन में कोई प्लान होता ना तो आज पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। ये शो करता है कि होमवर्क नहीं है उनका। अब वो इस तरह के जो मैनेज्ड इंटरव्यूज हैं छोड़ें उसको, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के पास प्लान होता तो जो बातें मैंने आज की हैं
जो पाकिस्तान में पिछले 2 साल में तबाही आई है, जो सुनामी आई है, वो आपके सामने वो चीज़ें नहीं होती। अगर इनका प्लान होता तो इनका वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नहीं कहता कि वज़ीर आज़म 2 साल बाद क्रीज पर जमा है। ये शो करता है कि प्लान नहीं था। आज भी ये सीखने में लगे हुए हैं, इनको कुछ पता वता नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो वज़ीर आज़म के इस इक़्तिदार में मैं समझता हूँ हुआ है, वो नाइंसाफ़ी फ़िस्कल रिसोर्सेज़ के हवाले से है। और मैंने आपको बताया, और वज़ीर आला सिंध ने जब पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर पिछले माली साल में जो बजटेड डॉक्यूमेंट है उसके मुकाबले में अगर 200 अरब रुपए कम मुझे मिलेंगे तो मैं अपनी डेवलपमेंट के एजेंडे को कैसे मीट कर पाऊंगा, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इम्प्रूवमेंट के काम करने वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो ये रहा। और मैं इस हवाले से सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं करूँगा, मैं चारों सूबों की बात करूँगा कि चारों सूबों के अंदर इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, चूँकि टैक्स कलेक्शन टारगेट्स मीट नहीं कर पाए, इनकी इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, नुकसान चारों सूबों का हुआ है बिकॉज एनएफसी की मद में फिर हमें पैसे उस हिसाब से नहीं मिल पाए। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने सिर्फ सिंध का नहीं, चारों सूबों का किया है विद रिगार्ड्स टू फिजिकल रिसोर्सेज। ये तासुर मिल रहा है आप लोगों के बातों से। कभी सिंध हुकूमत कहती है कि कोई कमेटी बनने का कोई फैसला नहीं हुआ, कभी कहा जाता है कि कमेटी बनेगी तो सिर्फ वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान बनेगी, और कमेटी बनेगी तो उसको कोई अख्तियार नहीं दिए जाएंगे। आखिर ये मामला है क्या? कमेटी बनेगी, बनी है, नहीं बनेगी? जरा इसको क्लियर तो कर दें। इसी सिलसिले की कड़ी है, सीएम चौथी मरतबा आज इस्लामाबाद गए हैं, क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होंगी, क्या होना है उसमें? इस्लामाबाद पाकिस्तान कैसे? सीएम साहब तो कल सखर भी गए थे। तो मतलब नैब भी इदारा है ना भाई, तो वफाकी हुकूमत से बात करते हैं कि मतलब इस्लामाबाद जाने का शौक तो नहीं है ना, हाँ के 2 घंटे की फ़्लाइट लेके आप जा रहे हैं, उनको शौक तो नहीं है ना कि वो नैब चले जाएं और 2-2, 3-3 हफ्ते घंटों की पेशी हो। तो नेचुरली अगर मशावरत होती है, मीटिंग होती है, एंगेजमेंट होती है, उसी के लिए जाते हैं ना। तो अगर मसाइल को हल करने के लिए कोई रास्ता निकालने की बात की जा रही है, वो रास्ता निकाला जाएगा। बट रास्ता कैटेगोरिकली कहता हूँ, वो आइनी एतबार से निकाला जाएगा, वो कानूनी एतबार से निकाला जाएगा। कोई शख्स अगर सोच रहा है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ करके सिंध गवर्नमेंट के रोल को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के रोल को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा, कर्टेल कर दिया जाएगा, तो ये गलत है। हमने तरदीद किस बात की है कि कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट से मशावरत का ताल्लुक है, तो फेडरल गवर्नमेंट से हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंटली मशावरत चल रही होती है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि वज़ीर आला सिंध पिछले दिनों इस्लामाबाद जुडिशल कमीशन की मीटिंग अटेंड करने के लिए भी गए, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस एडवाइज़र से मुलाकात करने के लिए गए, चूँकि एफबीआर ने एक्साइज डिपार्टमेंट के पैसे गलत काटे हुए थे, सीसीआई की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। तो नेचुरली जो फेडरल गवर्नमेंट को मामलात पर्टेन करते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ता है इस्लामाबाद, और इसलिए गए हैं वो। जी आप देख ही नहीं रहे थे सो जी। अच्छा, ये देखिए, जो नालों के हवाले से अब अदालती फ़ैसला आया है, तो नेचुरली उस फैसले को यकीनी बनाने के लिए एनडीएमए को अपना किरदार अदा करना होगा। तो जो तजावुज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी विद डॉक्यूमेंट्स आपके पास आऊँगा कि किस तरीके से कराची के इश्यूज़ को या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है, और कौन कौन लोग थे, उन्होंने किस किस तरीके से किस ज़मीन पर अलॉटमेंट की, किस सेवरेज लाइन पर अलॉटमेंट की, किस पब्लिक एमिनिटी स्पेस के ऊपर अलॉटमेंट की, और किस तरीके से कराची के इश्यूज़ में इजाफा किया गया, वो भी मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। ये राना साहब करके आप क्या सारा हूँ। ये सारे शिकवे किए। और देखिए, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की कि एनडीएमए खुद तो नाले साफ़ नहीं करेगा, एनडीएमए ने काम दिया एफडब्ल्यूओ को,
और FWO ने फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़े और काम कराया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एनडीए में खुद तो ये चीज़ नहीं कर रही ना, और यही मैं समझता हूँ जब तक हम इन हक़ाइक़ को समझेंगे नहीं ना, तब तक मसाइल का हल तलाश नहीं किया जा सकता। देखिए, चूंकि एनडीए में चेयरमैन को फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा है, तो उसूली एतबार से पेमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए। जी, ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है राणा साहब, ये कि किन रेट के ऊपर पेमेंट की गई है, ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे समझाइएगा कि मुश्किलात का कैसे शिकार है, फीस तो वो ले रहे हैं। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्कूल की जो इंतज़ामिया है, ये जो एसोसिएशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या, वो तो फीस ले रहे हैं, बल्कि उनका बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही, उनका पानी गैस इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनके तो ओवरहेड्स कम हो गए। तो ये बार बार बच्चों की तालीम का बहाना बना के जो अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बच्चों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सिंध हुकूमत जो फैसला करेगी वो आवाम के बेहतरीन मफाद में करेगी, और आपने खुद कह दिया कि 7 तारीख को वो रिव्यू मीटिंग है, तो 7 तारीख को आने दें। 7 सितंबर को फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, चारों सूबों बैठेंगे, जो ग्राउंड रियलिटी उस वक्त पाकिस्तान की होगी, अगर जिस तरह अल्लाह ताला ने करम किया है हम सब के ऊपर, अगर यही सिचुएशन रही तो बिल्कुल हम खोलने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आज 19 तारीख को, 19 अगस्त को आप नहीं कह सकते कि 15 सितंबर को क्या सिचुएशन होगी। इसलिए तय किया गया था कि 15 सितंबर से एक हफ्ते पहले एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी और मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा। आपकी हुकूमत को भी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो नई हुकूमत है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। इन 2 सालों के दौरान 65 MGD का एक मंसूबा जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। कराची के शहरी 500 मिलियन गैलन पानी यौमिया की कमी का शिकार है। पानी मौजूद नहीं है, हब डैम के अंदर पानी आ चुका है, केनाल टूटी हुई है। ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये कब हल होंगे कराची वालों के? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है, वहां पर सिर्फ एक काम किया 2 साल के दौरान, वो भी जायका ने जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था, सिर्फ वहां का। किस तरह की कारकर्दगी है? आप अपनी कारकर्दगी पर क्या कहेंगे 2 साल? आप जो चीज़ नहीं हुई है उसकी बात करेंगे, मैं कहता हूँ जो चीज़ हुई है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। 100 MGD का मंसूबा इसी कराची के लिए इसी दौरे हुकूमत में कंप्लीट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इसी दौरे हुकूमत में कंप्लीट किए गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इश्यूज़ आए, और वो इश्यूज़ आपको पता है कि सबसे बड़ा जो एक हाथी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिसने तबाही मची वो तो ग्रीन लाइन है, कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, मैं वहाँ की सिचुएशन देख के खुश नहीं होता। वज़ीर आला सिंध जब पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गए थे और गुज्जर नाले गए थे, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सिचुएशन देखकर मुतमईन नहीं थे। लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि उस डीएमसी ने क्या किया, डीएमसी सेंट्रल ने क्या किया। वो केएमसी की हुकूमत जिस सियासी जमात की, उसकी इब्तिदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हुई थी। उस केएमसी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या किया 4 सालों में? कुछ नहीं किया। ये एक प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेट है, बट ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो मौजूदा बजट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, एंड आप एक वाज़ेह तब्दीली इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से देखेंगे। ये पहले इस नवाज को करे सवाल, ये खड़े होकर पूछ रहे सवाल। ही इज़ बीइंग अ जेंटलमैन यार, ठीक है, वो बैठ के नजर नहीं आता। अच्छा,
अच्छा, आरटीआई लॉ मैंने जब पिछली हुकूमत उस ज़माने में पास कराया था असेंबली से, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो था प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, कि शहरी को एक्चुअली रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ें वेबसाइट पर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे सिंध हुकूमत के इदारों ने उस प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को यकीनी बनाया। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। आप लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाएं, आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। आप सिंध असेंबली की वेबसाइट पर आएँ, आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को बहुत हद तक यकीनी बनाया गया। बट आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों की जो रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की ज़रूरत है, और उसी लॉ में लिखा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करता तो आप सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील फाइल कर सकते हैं। मैं समझ फाल है, तीनों मेंबरान हैं, उनके बजट एलोकेट हो गया, दफ्तर उनका बन गया है। आप उसकी जो लेट से अगर आपने कोई शिकायत भेजी है उनके सामने और पेंडिंग है, उसकी कॉपी मेरे साथ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह जो किरदार अदा कर सकता हूँ उस इदारे को मजीद फाल बनाने के लिए फाल बनाया जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये शहर से तजावुज़ात का खात्मा नालों से और नालों की सफाई का काम तो एनडीएमए कर रही है, ये पीडीएमए किसकी कौन सी भला है? इसको भी एक आध नाली साफ करने के लिए दे दें। वकील राव साहब ने तंज़ में सवाल पूछा है आज मुझसे। नहीं, देखें, पीडीएमए का जो काम है, अब मैं किस तरह आपको बताऊं। मैं आपको नहीं, मास तो गवर्नर साहब माशाल्लाह जैनब मार्केट जाके दे रहे थे। गवर्नर साहब का ये काम है। फिर कोई एमपीए जो है मास का डब्बा उठा के ले गया। हाँ, नहीं तो उसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा, पीडीएमए की मैं आपको बात बताऊं। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। अब मैं मिसाल आपको देता हूं। जब पीआईए का बड़ा अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ कराची में, तो वहां पर पीडीएमए मौजूद थी, पीडीएमए की मशीनरी मौजूद थी, आपकी डीएमसी मलीर मौजूद थी, आपका डीसी जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का इंचार्ज होता है वो मौजूद था। मैं खुद वहाँ गया था, मैंने देखा। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली उनके कपड़े ऐसे नहीं होते या उनके पास कोई टोपी ऐसी नहीं होती कि वो पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ, मैं पीडीएमए की मैनेजमेंट को ये ज़रूर कहूँगा कि उनको अपनी तशहीर करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चल सके कि पीडीएमए भी क्या काम कर रहा है। मैं समझता हूँ जो इदारा काम करता है मैं उसको खुशाइन करार दूंगा, उसको वेलकम करूँगा। काम होना चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।